हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज देखते हैं, फर्स्ट न्यूज है, कर्नाटक सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा कल्याण अध्यादेश 2025 जारी किया है। ठीक है। अध्यादेश का उद्देश्य है गीग वर्कर्स की सुरक्षा के लिए मौजूदा खामियों को दूर करना। ठीक है। नेक्स्ट, यह सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में गेमिंग वर्कर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो पारंपरिक नियोक्ता और कर्मचारी संबंध से बाहरी किसी भी व्यवस्था से काम करता है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने मोटे तौर पर प्लेटफॉर्म जैसे जोमैटो, ठीक है, और गिग प्लेटफॉर्म आधारित वर्कर में वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट, नीति आयोग के अनुसार भारत में गीग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की संख्या लगभग, अगर मैं 2020-21 की डाटा की बात करें तो लगभग 7.7 मिलियन थी। इसके बाद 2019-30 तक यह बढ़कर लगभग 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है। ठीक है। तो गीग वर्कर्स, अब देखते हैं अध्यादेश की मुख्य विशेषता क्या है। कल्याण बोर्ड राज्य स्तर पर कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट, कल्याण शुल्क जोमैटो, ओला, स्विगी, अमेजन जैसे एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म गीग वर्कर के साथ किए गए प्रत्येक लेनदेन पर 1 से 5% तक कल्याण शुल्क का भुगतान करेंगे। ठीक है। अगर कल्याण शुल्क कोष में जमा किया जाएगा जिसे वर्कर्स का योगदान और सरकारी योगदान भी शामिल होगा। अन्य विशेषता की बात करते हैं तो यह वर्कर्स की अनुचित बर्खास्तगी के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही सभी प्लेटफॉर्म्स और वैध विशिष्ट आईडी तथा प्लेटफॉर्म द्वारा तैनाती व स्वचालित निगरानी और निर्णय लेने वाली प्रणाली के संबंध में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम गीग वर्कर के समक्ष चुनौती की बात करें तो अक्सर सामाजिक सुरक्षा का अभाव देखा जाता है। एल्गोरिथम प्रबंधन जैसे नौकरी की अनिश्चितता की प्रकृति और सामाजिक सुरक्षा का अभाव भी देखने को मिलता है। ठीक है। चलिए कुछ हम बात कर लेते हैं भारत में गीग वर्कर्स के लिए अन्य पहले। तो राजस्थान ने प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्कर्स पंजीकरण कल्याण अधिनियम 2023 पारित किया। ठीक है। और झारखंड ने 2024 में प्लेटफॉर्म आधारित गीग वर्कर्स कल्याण के लिए मसौदा विधेयक भी प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट, असंगठित क्षेत्र के लिए कार्यरत कामगारों को डेटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने भी ई श्रम पोर्टल भी लॉन्च किया है। ई श्रम पोर्टल, ठीक है, ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया ताकि सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। इसे गीग वर्कर भी शामिल होंगे। ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कुची बिहार में सिटी गैस वितरण की परियोजना पर आधारशिला रखी है। चलिए देखते हैं यह कौन सी परियोजना है। तो मैं आपको बता दूं, इससे गैस आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, लागत प्रभावी ईंधन उपलब्ध होगा और सामाजिक आर्थिक विकास होगा। इससे एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड के विजन को साकार करने में भी मदद मिलेगी और हम 2030 तक प्राथमिक ऊर्जा बास्केट
और प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी लगभग हम 15% तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर हम CGD नेटवर्क के बारे में बात करें तो CGD नेटवर्क के बारे में यह PNG कनेक्शन, CNG स्टेशनों और पाइपलाइन और संरचनाओं के माध्यम से पाइप से नेचुरल गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG की आपूर्ति भूमिगत प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एक परस्पर जुड़ी प्रणाली है। नेक्स्ट, CNG गैस का उपयोग हम मतलब ऑटो ईंधन के रूप में किया जाता है, जबकि PNG का उपयोग घरेलू वाणिज्य उद्योग क्षेत्रों में किया जाता है। अगर हम प्राकृतिक गैस ऊर्जा का एक जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोत है। प्राकृतिक गैस यह मुख्य रूप से मीथेन से बना एक गंधहीन गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड की भूमिका की बात करें तो यह अधिनियमित किसी भी निर्दिष्ट भौगोलिक संकेत जियोग्राफिकल एरिया में CGD नेटवर्क को विकसित करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकार प्रदान करता है। ठीक है, PNGRB का गठन PNGRB अधिनियम 2006 के तहत किया गया था ताकि पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित गतिविधियों में लगे लोगों के हितों की सुरक्षा किया जा सके। अब ये सब बात करने के बाद हम बात करते हैं कि भाई इसकी प्रमुख उपलब्धि क्या रही, ये भी तो बताओ। तो मैं आपको बता दूं, CGD के नेटवर्क ने लगभग पूरे देश में कवर करते हुए 307 भौगोलिक क्षेत्रों में नेटवर्क के विकास को अधिकृत किया है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो यह 550 जिलों तक होगा और 2014 में कुल 66 जिले का विस्तार किए हुआ था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं CGD नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम। तो ऊर्जा गंगा परियोजना, इसके तहत गैस पाइपलाइन को पूर्वी भारत राज्यों को जोड़ने का काम करेगी। ऊर्जा गंगा परियोजना, ठीक है, ठीक। और अन्य CGD के क्षेत्र घरेलू प्राकृतिक गैस आवंटित करना, जो परियोजनाओं को सार्वजनिक उपयोगिता का दर्जा प्रदान करता है, जैसे रक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवासीय क्षेत्रों में भी PNG के उपयोग के लिए दिशा निर्देश जारी करना आदि शामिल है। अगर हम इसके मौजूदा चुनौतियों की बात करें तो देखा जा सकता है कि यह परियोजना लागत की बात करते हैं। लागत तो पाइपलाइन और संरचना की लागत परियोजना में लगभग 50% है और संकेंद्रित उपयोग दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों तक। ठीक है, और एकाधिकारवादी प्रवृत्ति भी देखा जा सकता है, जो लाइसेंसधारियों को विशेष भौगोलिक क्षेत्र आवंटित कर दिए जाते हैं, जिसे प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हमने डिटेल देखा। अब नेक्स्ट न्यूज है भारतीय अंतरिक्ष स्थितिजन्य आकलन रिपोर्ट, जो 2024 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यह रिपोर्ट इसरो अंतरिक्ष स्थिति जागरूक ऐसे गतिविधियों के अंतर्गत इसरो सुरक्षित और दीर्घकालीन अंतरिक्ष प्रचालन प्रबंधन प्रणाली जो द्वारा प्रतिवर्ष संकलित किया जाता है। अगर हम SSA में अंतरिक्ष आधारित दशाओं की जानकारी और खतरों का आकलन और संबंधित उपयोगों कार्यान्वयन भी शामिल देखा जा सकता है। अगर हम इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो देख पाते हैं कि प्रक्षेपित और परिचालन अंतरिक्ष यान कुल लगभग 136
136 अंतरिक्षयान प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सरकार के स्वामित्व वाले कार्यरत उपग्रह जैसे कि इनकी संख्या निम्न भूकक्षा एलईओ में मतलब 22 और तुल्यकालीन भूकक्षा 31 है। नेक्स्ट, कार्यरत डीप स्पेस मिशन चंद्रयान जैसे चंद्रयान-2 ऑर्बिट सूर्य से पृथ्वी से संबंधित लैगेज बिंदु पर स्थापित आदित्य वेलवन भी शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट, कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स टकराव से बचाने के उपाय। इसरो ने 2024 में मतलब 10 कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स का निष्पादन किया था। ठीक है। नेक्स्ट है वायुमंडल में पुनः प्रवेश। इसका क्या मतलब है? मतलब 2024 में कार्टोसैट 2 सहित 9 भारतीय उपग्रहों ने वायुमंडल में पुनः प्रवेश किया था। ठीक है। अंतरिक्ष यान को डिकमिशन करना, मतलब स्कैटसैट 1 में INS 2B और EOS 7 के साथ मिशन समाप्त होने के बाद डी ऑर्बिट भी किया गया था। यह प्रक्रिया संबंधित अंतरिक्ष मिशन के बाद नियमित कार्रवाई का हिस्सा होती है। ठीक है। नेक्स्ट, PSLV, यह ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल जिसे POEM, यह प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने वाला मिशन है। अगर इसमें हम POEM 3 और POEM 4 ओवर स्टेज को 350 किमी ऊंचाई पर डी ऑर्बिट कर दिया गया है। अगर हम आंतरिक क्षेत्र में अग्रणी, भारत वर्तमान में बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालीन स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह का अध्यक्ष है। इसरो ने 2023-24 के लिए इंटर एजेंसी डेब्रिज ऑर्डिनेशन कमेटी की अध्यक्षता की थी, जो कि 42वें वार्षिक IADC बैठक की मेजबानी भी की, जहां से इन्होंने निम्नलिखित में योगदान दिया। अगर हम IADC अंतरिक्ष मलबा समन दिशा निर्देश संशोधित है, डेब्रिज फ्री स्पेस मिशन की घोषणा की है। इसमें 2030 तक सभी भारतीय अंतरिक्ष अभिकर्ताओं द्वारा प्राप्त किया जाएगा, चाहे वह सरकारी हो या गैर सरकारी हो। ठीक है। तो यह बात की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई वैश्विक परिदृश्य क्या है। वैश्विक परिदृश्य, तो अगर प्रेक्षण की बात करें 2024 तक 254 सफल प्रेक्षण संपन्न हुए हैं, जिनमें कुल 2963 ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि 3 प्रमुख ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप इवेंट्स। इनमें सबसे प्रमुख लॉन्ग मार्च रॉकेट चरण है, जो CG-6A का विखंडन था, जिसमें लगभग 650 ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष मलबे की सूची भी शामिल किया गया है। चलिए हम अंतरिक्ष भारतीय अंतरिक्ष स्थिति जन आकलन रिपोर्ट 2024 के बारे में जाना। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज है केंद्र सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का मूल्यांकन अनुमोदन की प्रक्रिया शुरू की है। एक्चुअली मैं बता दूं तो केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्र क्षेत्र की योजना का मूल्यांकन एवं अनुमोदन की वह प्रक्रिया अगले 5 वर्षों के लिए इन्हें जारी रखने हेतु शुरू की गई है। उपयुक्त योजनाओं ने नई पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगी तथा यह अवधि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के लागू होने के कार्यकाल के अनुरूप होगी। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में 54 केंद्रित प्रायोजित योजना और 260
केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिन्हें आगे जारी रखने के लिए 31 मार्च 2026 तक अनुमोदित करना होगा। अनुमोदन से पहले इन योजनाओं का मूल्यांकन किए जाने की संभावना है। तो अगर हम इन योजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के संबंधित मुख्य बिंदु की बात करें तो प्रावधान 2016 की केंद्रीय बजट योजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन अनिवार्य किया गया था। नए प्रावधान के तहत प्रत्येक योजना की समाप्ति की तिथि निर्धारित होनी चाहिए थी। योजनाओं को आगे जारी रखने मंजूरी देने से पहले आउटकम आधारित समीक्षा भी होनी चाहिए। बात तो सही। फिर नेक्स्ट है मूल्यांकन करने वाली संस्था कौन है। तो केंद्रीय प्रायोजित योजना का मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा किया जाता, उनके अंतर्गत विकास निगरानी मूल्यांकन संगठन DMEO द्वारा किया जाता है। ये केंद्रीय प्रायोजित योजना और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का मूल्यांकन संबंधित मंत्रालय द्वारा चयनित तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं महत्व क्या है। मूल्यांकन और अनुमोदन की प्रक्रिया से निम्नलिखित उद्देश्य हैं। फर्स्ट है अनुपयोगी और अप्रभावी प्रावधान उपयोग हटाना, समान उद्देश्य वाली योजनाओं का विलय करना और ऐसी योजनाओं को समाप्त करना जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है तथा सीमित लोगों संसाधनों को सर्वोच्च उपयोगी सुनिश्चित करना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब देखते हैं हम केंद्रीय प्रायोजित योजना के बारे में और केंद्रीय क्षेत्र की योजना के बारे में। यह जानना इम्पोर्टेंट है भाई कि केंद्रीय प्रायोजित योजना क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्या है। तो केंद्रीय प्रायोजित योजना ये योजनाएं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित होती है। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इसमें भूमिका निभाते हैं। जबकि केंद्रीय क्षेत्र की योजना के बारे में यह योजनाएं 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है। ठीक है, और केंद्रीय क्षेत्र की योजना इन्हें राज्य सरकार के माध्यम से लागू किया जाता है। ये योजनाएं उन क्षेत्रों से संबंधित होती हैं जो राज्य सरकार की सूची और समवर्ती सूची में आते हैं। नेक्स्ट, इन्हें 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। कोर ऑफ द कोर योजनाएं और वैकल्पिक योजनाएं। ठीक है, अगर हम केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं देखें तो इन्हें सीधे केंद्र मंत्रालय और विभागों एजेंसियों द्वारा लागू किया जाता है। आमतौर पर ये योजनाएं संघ सूची में आने वाले क्षेत्र से संबंधित होती हैं। ठीक है, चलिए अब है दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। यह देखते हैं। इसकी दक्षता लगभग 20 MW है। इसे BRPL सबस्टेशन द्वारा स्थापित किया गया। भारत की पहली व्यावसायिक रूप से स्वीकृत उपयोगिता स्तरीय ऊर्जा भंडारण प्रणाली है। ठीक है, यह उन्नत लिथियम आयरन फॉस्फेट तकनीकी का लाभ उठती है जो बेहतर सुरक्षा और तापीय स्थिरता स्थापित के लिए जानी जाती है। लिथियम आयरन फॉस्फेट या बैटरी में कैथोड लिथियम मेटल ऑक्साइड के बजाय लिथियम मेटल फॉस्फेट से बना होता है। मैं आपको बता दूं बैटरी ऊर्जा भंडारण के बारे में, तो इसके बारे में यह इलेक्ट्रोकेमिकल ऊर्जा भंडारण प्रणाली है जो यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित करती है तथा अत्यधिक जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग भी किया जाता है। अगर इसके महत्व की बात करें तो यह भविष्य में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सहायक है।
नवीकरणीय ऊर्जा में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में भी मददगार है। याद अब इसी में हम राष्ट्रीय विद्युत योजना की बात करते हैं तो 2023 के अनुसार 2031-32 तक 236 गीगावाट हर मतलब GWS तक की आवश्यकता होगी। तो हम BESS के दो प्रमुख प्रकार हैं जो पारंपरिक ठोस रिचार्जेबल बैटरी, इनमें ऊर्जा के ठोस धातु इलेक्ट्रोड्स के संग्रहित करते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं जो देखते हैं। लेड लेड एसिड बैटरी एनोड, लेड कैथोड लेड ऑक्साइड से जुड़ी है, जबकि लिथियम आयन बैटरी एनोड ग्रेफाइट कैथोड लिथियम ऑक्साइड से हैं। जबकि जिंक एयर बैटरी एनोड जिंक कैथोड एयर ऑक्सीजन शामिल है, जबकि सोडियम सल्फर एनोड सोडियम कैथोड सल्फर आदि से। अगर हम फ्लो बैटरी की बात करें तो इनमें ऊर्जा तरल और इलेक्ट्रोलाइट से संग्रहित होती हैं जो अलग अलग टैंकों में रखे जाते हैं। उदाहरण में वैनेडियम रेडॉक्स लो बैटरी, जिंक आयरन फ्लो बैटरी, जिंक ब्रोमीन बैटरी आदि शामिल हैं। अब बात करते हैं कि बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए अन्य पहलें क्या चलाई गई हैं सरकार द्वारा। तो 13,200 मेगावाट का समर्थन करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग की योजना है। ऊर्जा भंडार के संवर्धन के लिए नेशनल फ्रेमवर्क 2023 लागू है, जो कि 30/6/2025 तक लागू होने वाली है। ये परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य पारेषण शुल्क की छूट दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। देखते हैं भाई, इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान RBI के कामकाज के साथ साथ अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। अगर हम इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नजर डालें तो पता चलता है कि RBI की परिसंपत्ति में वृद्धि हुई है, जैसे में सोने, घरेलू निवेश और विदेशी निवेश बढ़ोतरी के कारण हुई है। वित्त वर्ष के दौरान आय में लगभग 22.77% तथा व्यय में 7.76% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है उच्चतर बचत की वित्त वर्ष 24 में निविल घरेलू बचत सकेलू राष्ट्रीय प्रयोज्य आय में 5% तक बढ़ गई है। नेक्स्ट राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बाजार मूल्यों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद सकेलू राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास विशेष विश्व में अन्य चालू अंतरण। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा या रुपया मार्च 2025 के अंत तक बाजार में इनका संचलन बढ़कर 1,016 करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट RBI अब सीमा पार भुगतान में प्रायोगिक तौर पर CBDC का इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है। आपको बता दूं, खुदरा और थोक के लिए भी CBDC प्रायोगिक तौर पर विस्तार किया जाएगा। CBDC भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी भारत की मौद्रिक मुद्रा डिजिटल रूप है। ठीक है, और न्यूनतम ऋण अनुपात भारत बाह्य ऋण मतलब GDP अनुपात दिसंबर 2024 में 19.1% रहा, जो कि उभरते बाजारों में सबसे कम है और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था। RBI ने 2025-26 के लिए वास्तविक GDP का लगभग 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। आपको मैं बता दूं,
हेडलाइन मुद्रास्फीति अनुमान है कि इसमें कमी आएगी और 2025-26 धीरे धीरे आरबीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के करीब पहुंच जाएगी। करेंसी डिपॉजिट अनुपात डिजिटल लेन देन में वृद्धि के कारण मार्च 2025 तक घटकर 15.4% रहने का अनुमान लगाई है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अन्य सुर्खियों में रही खबरों के बारे में, जो फटाफट देखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। यह प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कार्यान्वयन के साथ ही दीव भारत का पहला जिला जो दीव है भारत का पहला जिला बन गया है जो अपनी संपूर्ण बिजली की मांग सौर ऊर्जा से पूर्ण कर रहा है। ठीक है, पीएम सूर्य घर के बारे में मुफ्त बिजली योजना के बारे में देखें तो यह केंद्रीय क्षेत्र का योजना है जो केंद्र सरकार पूर्णतः संभालती है और संबंधित मंत्रालय है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। योजना की विशेषता है घर की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी और सब्सिडी सोलर पैनल की लागत 40% तक कवर करेगी। इससे देश भर में 1 करोड़ घरों पर लाभ होने की उम्मीद है। योजना के तहत नए कौशल और कौशल उन्नयन के माध्यम से 3 लाख से अधिक कुशल कार्यबल तैयार किया जाएगा, मतलब नौकरी दी जाए। अब दूसरी न्यूज है ऑपरेशन चक्र भी। ये क्या है? हाल ही में सीबीआई केंद्रीय जांच ब्यूरो ने ऑपरेशन चक्र भी के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट कथित सदस्यों की गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन चक्र भी के बारे में इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट किया है। यह एक ऑनलाइन ठगी है जिसे अपराधी खुद पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर धमकी के जरिए लोगों से पैसे वसूलते हैं। ये लोग को गिरफ्तारी, बैंक खाता फ्रीज होने और पासवर्ड रद्द होने जैसी धमकियां भी देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अन्य उपाय। भारतीय साइबर अपराध संवेदन केंद्र, साइबर सुरक्षित भारत, साइबर स्वच्छ केंद्र, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल भी आदि कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास। ये क्या है? भारत और मंगोलिया ने मध्य संयुक्त अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित किया जाएगा। यह भारत और मंगोलिया के प्रतिवर्ष वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाएगा। इसका पिछला संस्करण 2024 में उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के तहत अर्ध शहरी पहाड़ी इलाकों अर्ध पारंपरिक अभियानों के तहत संयुक्त टास्क फोर्स नियोजित करके दोनों सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेटिबिलिटी क्षमता को बढ़ावा देना। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित ICAR केंद्रीय मीठा जलीय कृषि संस्थान से विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर नामक एक मछली वैक्सीन भी जारी की गई जो मछलियों को परजीवी संक्रमण के बचाव करती है। इससे ICAR CIFS ने विकसित किया है। अब हम बात करते हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में। लक्ष्य प्रौद्योगिकी प्रसार क्षमता निर्माण और जमीनी स्तर पर सहभागिता के माध्यम से पूरे भारत में लगभग 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंच है। ठीक है, अगर हम प्रयोगशाला से भूमि तक की बात करें तो वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों ने अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों की टीमों ने 700 से अधिक जिलों तो यात्रा करेंगी और गांव के लाखों किसानों तो पहुंचेगी और किसानों के
आधुनिक कृषि के बारे में जानकारी मिलेगी, जो कि विकसित कृषि संकल्प अभियान है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगला न्यूज है तियानवेन टू प्रोब। तियानवेन टू प्रोब क्या है? तो यह चीन ने मंगल ग्रह के निकट स्थित क्षुद्र ग्रह के सैंपल को पृथ्वी पर लाने के लिए तियानवेन टू अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया है। इससे पहले एक ऑर्बिट, एक लैंडर और एक रोवर जुरोग से युक्त ताइवान-1 प्रोब 2021 से मंगल ग्रह की सतह पर उतारा था। तियानवेन-3 का परीक्षण 2028 के आसपास होना है, जिसका उद्देश्य मंगल ग्रह से सैंपल एकत्र करना और पृथ्वी पर लाना। तियानवेन-4 का लक्ष्य 2030 तक के आसपास बृहस्पति ग्रह का अन्वेषण करना। अगर हम तियानवेन-2 प्रोब के बारे में जानें तो यह प्रेक्षणायान लॉन्च मार्च 3 बी रॉकेट है। इसका उद्देश्य क्षुद्र ग्रह में 2016 HO3 सैंपल एकत्र करना तथा मेन बेल्ट मौजूदा धूमकेतु 311P का अन्वेषण करना, जो मंगल ग्रह की तुलना में पृथ्वी से अधिक दूर स्थित है। मिशन की अवधि 2027 तक रहेगी। ठीक है, चलिए अगला न्यूज है बायो स्टिमुलेटस। ये क्या है? यह एक्चुअली मैं बता दूं, यह केंद्र सरकार के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 34 बायो स्टिमुलेटस की अधिसूचना जारी की गई। इसके बारे में जाने तो यह प्राकृतिक और जैविक स्रोतों से प्राप्त ऐसे पदार्थ होते हैं जो पौधों और फसलों में वृद्धि और पोषण तत्वों का अवशोषण और आघातों के सहन करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री शैवाल जैसे सारगैसम उल्वा, ह्यूमिडी एसिड, फुल्विक एसिड आदि। इनका पंजीकरण फर्टिलाइजेशन कंट्रोल ऑर्डर FCO 1985 के तहत किया जाता है। अगला न्यूज है अग्र सक्रिय शासन और समय पर कार्यान्वयन प्रगति। हाल में प्रधानमंत्री ने विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा के लिए प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। अगर हम प्रगति के बारे में जानें तो इसकी उत्पत्ति 2015 में हुई थी। यह बहुउद्देशीय बहु-मॉडल प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य है आम जनता की शिकायतों का समाधान करना और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी और समीक्षा करना और राज्य सरकार द्वारा चिन्हित की गई परियोजनाओं को भी समीक्षा करना। नेक्स्ट, त्रिस्तरीय प्रणाली। यह PMO के केंद्र सरकार के सचिव, राज्य के मुख्य सचिव शामिल होते हैं। प्रमुख विशेषता की बात करें तो विभिन्न सरकारी निकायों के बीच समन्वय की कमी के कारण आने वाले अड़चनों को दूर करना और अनुवर्ती कार्रवाई और निरंतर समीक्षा के लिए निर्णयों को ट्रैक करना है। ठीक है, अगर इसके उपलब्धि की बात करें तो जून 2023 तक इसने प्लेटफॉर्म में लगभग 17.05 लाख करोड़ रुपए, मतलब $205 बिलियन मूल्य की 340 परियोजनाओं की समीक्षा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज है तिरुक्कुरल। अगर नाम लेने में गलती हो गई उसके लिए क्षमा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल CICT के तिरुक्कुरल का 4 मध्य और लघु द्रविड़ भाषा कुरुख, गोड़ी, माल्टो और ब्राहुई अनुवाद करवाने का कार्य शुरू किया गया। अगर हम इसके बारे में जानें तो इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर, जिसने काल है 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच।
यह तीन भागों में विभाजित है। पहला आराम और दूसरा है पोरुल, सरकार और समाज, और इनबम प्रेम। यह 1330 पदों को कुरालों का संग्रह है, देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल। देखते हैं, तो सुर्खियों में रहे स्थल है पनामा। पनामा एक्चुअली मैं बता दूं, पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। ठीक, कहाँ राजधानी है? पनामा सिटी। पनामा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए भारत का समर्थन किया है। कितनी अच्छी बात है, भारत का समर्थन किया है। अगर पनामा की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह मध्य अमेरिका में स्थित है। यह इस्थमुस वो बसा हुआ है, जहाँ इस्थमुस भूमि पर यह संकीर्ण टुकड़ा होता है जहाँ उत्तर और दक्षिण अमेरिका को जोड़ता है। अगर प्रादेशिक सीमा की बात करें तो इसके पश्चिम में कोस्टा रिका और पूर्व में कोलंबिया स्थित है। समुद्री सीमाएं की बात करें, इसे उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर है। भौगोलिक विशेषताएं की बात करें, पनामा नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है। कृत्रिम जलमार्ग है, ठीक है, जो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यह स्वेज नहर के साथ विश्व के प्रमुख रणनीतिक नहरों में से एक है। ठीक है, ये है पनामा नहर, आप इसे देख सकते हैं। पनामा, इसी का हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यह उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के बीच में है पनामा। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने पूरे दिन की बहुत सारी खबरों को डिस्कशन किया, इसीलिए अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।